सेल्यूलॉइड के सितारे। सेल्यूलॉइड के सितारे। आज के सितारे हैं अभिनेता मुकुल देव और आपसे मुलाकात करवा रही हैं रजिया रागिनी। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को रजिया रागिनी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमारे इस कार्यक्रम सेल्यूलॉइड के सितारे में हम हर हफ्ते आपकी मुलाकात किसी न किसी सितारे से करवाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनकी पसंद के गीत भी सुनते हैं। आज जिस सितारे से हम आपको इस कार्यक्रम के जरिए मिलवाने जा रहे हैं, उनके बारे में अगर मैं ये शेर पढ़ूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जी हाँ, तो दोस्तों मिलते हैं अपने इस मेहमान कलाकार से जिनका नाम है मुकुल देव। नमस्कार मुकुल जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बस बिल्कुल ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू। मुकुल जी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आपकी पहली फिल्म दस्तक थी। जी जी। और उसमें आपने ब्रह्मांड सुंदरी सुष्मिता सेन के साथ काम किया था। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा था। तब से अब तक यही बोलता हूँ कि बहुत अच्छा लगा था। जो भी मिलता है उसको यही बोलता हूँ। और अब तक है काफ़ी टाइम हो गया इसको। डेब्यू फिल्म थी मेरी। और उसके बाद हालांकि मैंने उनके साथ कोई फिल्म की नहीं, लेकिन उस फिल्म की मेमोरीज और जो भी उस फिल्म में मेरे उनके साथ एक्सपीरियंसेस थे अभी तक मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है और चेरिश भी करता हूँ उनको। कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो, आप श्रोताओं को सुनाना चाहते हो? इंसिडेंट तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब पहले मुझे साइन किया गया था फिल्म के लिए तो महेश भट्ट जी ने मुझे बुलाया था अपने दफ्तर। और मैं दिल्ली से आया था नया नया, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हें ऐसे एक फिल्म में रोल दे रहा हूँ, फिल्म करूँगा तुम्हारे साथ। तो बात वगैरह सब फाइनल वगैरह हुई, तो मैंने पूछा कि फिर कौन है, जो हीरोइन कौन रहेंगी इसमें। तो उन्होंने कहा हाँ, बल्कि तुम्हें मिलने जाना पड़ेगा उनके घर। वो कोई दिल्ली से कोई नई लड़की आई है यार, कोई नाम भूल गया उनका, कौन है वो। तो अभी कोई फैशन वर्ल्ड में। तो मैंने कहा अच्छा कौन? तो कहते सुष्मिता सेन। तो मैंने कहा यार क्या आप मतलब एकदम इतना बड़ा नाम इतने आसानी से ले लिया। तो बस कुछ नहीं, उन्होंने मुझे भेजा सुष्मिता के घर। और मुझसे पहले शरद गया था एक्चुअली, जो फिल्म में नेगेटिव काम कर रहा था। तो जब शरद गया तो सुष्मिता को लगा कि ये फिल्म का हीरो है। तो जब शरद घुसा तो मतलब उसका पूरा गेटअप वगैरह थोड़ा विलन स्टाइल का था, तो बहुत परेशान हो गई। उसने फ़ोन किया भट्ट साहब को, नहीं ये हीरो नहीं हो सकता है। ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर उसके बाद मैं गया था मिलने के लिए। तो अच्छा था, बस वहाँ बात की। सुष्मिता को मैं पहले से जानता था दिल्ली से। अच्छा। तो बाकी सब यही था। लेकिन ब्रह्मांड सुंदरी के साथ जब रोमांटिक सीन्स वगैरह करते थे, उनकी खूबसूरत आंखें वगैरह देख के बातचीत करते थे, तो कुछ ऐसा कोई गीत, कोई पसंदीदा शेर उनको देख के याद आता था आपको? नहीं शेर तो ऐसा कोई याद नहीं आता था, लेकिन हाँ डेफिनेटली एक किस्म का मतलब एक किस्म की मैं थोड़ा सा एक्साइटमेंट होती थी हमेशा उनको देख के सेट्स पे, क्योंकि दुनिया की मतलब ब्रह्मांड की सबसे हसीन औरत। जी डेफिनेटली। और उसके साथ साथ ये भी कि मतलब उनका पूरा जो जब वो सेट्स पे आती थी तो एक पूरी जिसे कहते हैं एक एनवायरनमेंट, वातावरण एक वैसा हो जाता है कि मिस यूनिवर्स, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। तो वो सब याद है, अच्छा लगता है। कोई उनके लिए कोई गाना आप सुनाना चाहेंगे? उनके अपनी फिल्म का ही पहला गाना? हाँ, मेरी फिल्म का गाना, दस्तक फिल्म का गाना, जादू भरी आंखों वाली सुनो। मुझको जब ऐसे देखती हो तुम, रंग भर जाते हैं फिजाओं में, कसमस आती है आरज़ू दिल में, गीत घुल जाते हैं हवा
हवाओं में, जादू भरी आँखों वाली सुनो, जादू भरी आँखों वाली सुनो, तुम ऐसे मुझे देखा न करो, तुम ऐसे मुझे देखा न करो। जादू भरी आँखों वाली सुनो, जादू भरी आँखों वाली सुनो, तुम ऐसे मुझे देखा न करो, तुम ऐसे मुझे देखा न करो। फिर मुझे कोई अरमां हो, फिर मैं कोई उम्मीद करूं, फिर मुझे कोई अरमां हो, तुम शायद मेरी बन जाओ, फिर दिल को ऐसा गुमा हो, पर ऐसा न होता अच्छा है, इन बातों में क्या रखा है, मुझको ऐसी उम्मीद न दो। जादू भरी आँखों वाली सुनो, जादू भरी आँखों वाली सुनो, तुम ऐसे मुझे देखा न करो, तुम ऐसे मुझे देखा न करो। मुकुल जी, आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई? मतलब आप बचपन से ही आपने सोच लिया था कि आप एक एक्टर बनेंगे? जी नहीं, बचपन से एक्चुअली मैंने सोचा था कि मैं पायलट बनूंगा। सबसे पहले मैंने सोचा था कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा, क्योंकि मेरे फादर पुलिस में थे। तो उसके बाद वो हो नहीं पाया मेरे से, तो मैंने फिर फ्लाइंग शुरू की थी। मैं पायलट बना, और पायलट बनने के बाद मुझे उन दिनों पायलट्स का बहुत रिसेशन था, तो मुझे नौकरी मिलने में थोड़ी तकलीफ हुई थी। तो क्योंकि मेरा बड़ा भाई मॉडलिंग कर रहा था उस वक्त, तो उसने मुझे बोला कि तू घर पे बैठे बैठे ऐसे ही अकेला है, तो मॉडलिंग वगैरह शुरू कर दे, जेब खर्च का तेरा इंतजाम हो जाएगा। तो फिर मैंने मॉडलिंग शुरू की। मॉडलिंग जब मैंने की तो वहाँ पे मुझे पहले अपनी सीरियल का ऑफर मिला, एक से बढ़कर एक, जो कि मुकुल आनंद उस वक्त बना रहे थे जी। और उस सीरियल से जब वो सीरियल एयर पे आया, तब मिसेस बच्चन ने और अमिताभ बच्चन ने शायद देखा होगा वो सीरियल, या उनके किसी आसपास वाले ने देखा होगा, तो मेरा नाम उनको रिकमेंड किया गया। तो उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया और फिर अपनी पहली फिल्म के लिए साइन किया, जिसका नाम था नाम क्या है। नाम क्या है? सचिन की डायरेक्शन के अंडर। लेकिन वो फिल्म बनी, कंप्लीटली रिलीज नहीं हो पाई। लेकिन जब मैंने नाम क्या की तो उसके साथ साथ मुझे दस्तक मिल गई, और दस्तक 6 महीने के अंदर कंप्लीट भी हो गई और रिलीज भी हो गई। तो दस्तक के रिलीज होने के बाद फिर काफ़ी मुझे फिल्में वगैरह मिली, 7-8। इनफैक्ट अभी भी जो मेरी फिल्में आ रही हैं, ये सब वही फिल्में जो मैंने दस्तक के बाद साइन की थी। आपका मतलब आपने जैसे बताया कि आपके फादर पुलिस ऑफिसर थे, तो कहाँ आपकी एजुकेशन हुई? कहाँ से आप प्रॉपर ताल्लुक़ रखते हैं? एजुकेशन दिल्ली से हुई, न्यू दिल्ली से, और मैं वहीं पर ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन न्यू दिल्ली। और 10+2 किया मैंने सेंट कोलंबस स्कूल से। उसके बाद मैंने अपनी फ्लाइंग की। पहले तो पटियाला एविएशन क्लब से मैंने प्राइवेट लाइसेंस किया, और उसके बाद मैंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी से पूरा अपना कमर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्स किया, और उसके बाद मैं बॉम्बे आ गया। अच्छा, आप उन सौभाग्यशाली हीरोज़ में से हैं जिन्हें दिलीप साहब के साथ काम करने का मौका मिला, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इतनी बड़ी पर्सनालिटी के साथ काम? दिलीप साहब के साथ मैं हमेशा यही बोलता हूँ जब भी मुझे कोई पूछता है कि उनके साथ एक्टर तो खैर वो हैं ही बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं वो, लेकिन उनके साथ मुझे ज़्यादा प्रभावित हुआ मैं वो उससे हुआ कि वो इतने ज़्यादा डिसिप्लिन और इतने अच्छे इंसान हैं। मतलब एक किस्म से बहुत कम लोग हैं जिनको मैंने फिल्म इंडस्ट्री में जिनसे मैं मिला हूँ और जिनको देखते ही एकदम लगता है कि हाँ
ये मेरे फादर जैसा है, ये मेरे भाई जैसा है, ऐसा कुछ। बहुत ही सच्चे और साफ इंसान जो प्रकट होते हैं, वैसे उस किस्म के हैं वो। और बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड। उनसे सहयोग मिलता था आपको? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कोई ऐसा सीन उनके साथ जो आप कर रहे हो और उनको देख के ऐसा नर्वस हो जाते हैं और वो फिर उसको किस तरह से समझाते थे? नर्वस तो मैं फिल्म की शुरू से लेके एंड तक था। तो नर्वसनेस में ही फिल्म कर दी मैंने। समझाते तो ज़्यादा नहीं थे वो, लेकिन जैसे मुझे याद है एक बार एक थोड़ी सी आपत्ति हो गई थी शूटिंग के वक्त। आपत्ति नहीं, मतलब एक सीन था जहाँ पर मुझे उनसे थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात करनी थी, और क्योंकि मैं वो रिहर्सल कर रहा था तो ऊंची आवाज़ में बात करते करते मुझे ऐसा लगा कि मुझे उनका हाथ पकड़ लेना चाहिए, लेकिन मैंने किसी वजह से किया नहीं रिहर्सल में, और मैं डायरेक्टर की तरफ ही देखते रह गया। वो भी मेरे को देखने लगे और वहाँ से ऐसे करने लगे कि आराम से। तो मुझे थोड़ा संकोच सा हो रहा था कि मैं, मतलब एक तो सीनियर है, ऊपर से उम्र में बड़े हैं, तो मैं ऐसे कैसे पकड़ूं। तो उन्होंने समय ये बात को सेंस कर लिया और खुद ही पलट के उन्होंने बोला मुझसे कि तुम पकड़ो मेरा हाथ, अगर तुम्हें कुछ करने का मन है तो करो, घबराओ मत उसको। और फिर मैंने एंड में एक्चुअली पकड़ा था उनका हाथ। तो उसमें इस किस्म की चीज़ें वो हुई है उसे। जी। मुकुल जी, आपको शुरू से ही अच्छे अच्छे स्टार कास्ट के साथ कास्ट किया गया है, अच्छी अच्छी फिल्में मिली हैं। माधुरी दीक्षित जी के साथ भी आपने काम किया है जी, और नाना पाटेकर जैसे बड़े बड़े कलाकारों के साथ भी काम किया है। इनके साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो सबके साथ अच्छा ही रहा, ऐसी कोई बात आज तक कभी हुई नहीं मेरे करियर में। लेकिन माधुरी के साथ खासकर ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि बचपन से और अभी तक मैं माधुरी का सबसे बड़ा बहुत ज़्यादा फ़ैन था। एंड ऑफ कोर्स माधुरी दीक्षित इज़, आई कैन से, काइंड ऑफ अ ड्रीम गर्ल। तो उनके साथ वो एहसास हुआ था मुझे काम करने का। अगेन शी इज़ एक्सट्रीमली ग्रेसफुल एंड वेरी वेरी प्रिसाइज इन डूइंग एवरीथिंग। इनफैक्ट ऑल दीज पीपल दैट आई हैव वर्कड विद, व्हाट आई लर्नड वाज कि ये लोग जब से फिल्मों में काम कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा परफेक्शन इन्होंने हासिल कर ली है ऑन द थिंग कॉल्ड टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ एक्टिंग। इतना ज़्यादा परफेक्शन किया है कि जो भी ये करते हैं सेट्स पे, इट लुक्स लाइक अ वेरी नाइस एंड अ ग्रेसफुल डांस। बहुत ही अच्छी तरह रिहर्स्ड और कोरियोग्राफ क्लीन करते हैं हर चीज़। तो दैट्स वन थिंग दैट रियली एनामर्ड मी अबाउट दीज पीपल। और नाना के साथ भी यही एक्सपीरियंस रहा मेरा कि वो भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव और बहुत ही ज़्यादा, मतलब हार्ड वर्किंग एक्टर है अभी भी जी। इस आई मीन एट द स्टेज ऑफ हिज करियर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, एंड ही बिलीव्स इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। एक ज़माना होता था जब कैटेगरीज होती थी, कॉमेडियन, विलन और हीरो। आजकल ज़माना ऐसा है कि हीरो ही सब काम कर लेता है। जैसे शाहरुख खान ने डर में किया, और भी अब जैसे गोविंदा हैं, वो कॉमेडी हीरो माने जाते हैं। तो इस टाइप के कैरेक्टर्स अगर आपको मिलें तो? जी डेफिनेटली मैं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हुई है हमारे सिनेमा में। अब एक्टर को और भी चीज़ें करने को मिलती हैं। अर्लियर उसको सिर्फ एक चीज़ करनी पड़ती थी और इसी में वो बेचारा सीमित रहता था, बंध जाता था उसमें। जैसे अगर गुड मैन, फिर गुड मैन ही है वो, उसको बैडमैन दिखाई नहीं सकते, उसको ग्रे एरिया नहीं है उसमें। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हुई है, जो कि मैं समझता हूँ कि बाहर की फिल्मों में था हमेशा, लेकिन हमारी फिल्म में नहीं था उतना। एंड डेफिनेटली दैट्स द रीज़न। इनफैक्ट मैंने जो सीरियल किया है घर वाली ऊपर वाली, वो इसीलिए किया है क्योंकि मैं चाहता था कि अपनी इमेज से जो भी थोड़ा बहुत मैंने अभी तक फिल्मों में किया उससे हट के मैं एक आउट एंड आउट कॉमिकल कैरेक्टर पोर्ट्रे करूं, जो हर हफ्ते घरों में घुस के उनको हंसाता हो, जोकर किस्म का। और मुझे बहुत इच्छा थी ऐसा, जैसे जेरी लुइस था, जिम कैरी है, इस किस्म का एक कैरिकेचर सा करने की। तो इसीलिए मैंने घर वाली ऊपर वाली सीरियल भी एक्सेप्ट कर लिया। हम आपकी पसंद का दूसरा गाना सुनते हैं। जी। आपसे अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे किला फिल्म के लिए, जिसमें आपने बताया कि 28 पान आपने खाए और दिलीप साहब के साथ खूब नाचे भी हैं। तो वही गाना ले लेते हैं हम आपकी पसंद का। ठीक है, वही चलाते हैं, कुर्ते की बैया। को ऊपर चढ़ेंगे, मस्ती में रहते हैं बनवा चबेंगे,
है कुर्ते की पैया को ऊपर चढ़ाई के मस्ती में रहते हैं पनवा चबाई के। खैनी में थोड़ा सा चूना मिलाई के, खैनी में थोड़ा सा चूना मिलाई के भैया तुम भी देखो जरा ठसका लगाई के कुर्ते की भैया को। अरे कुर्ते की भैया को। हम हैं बनारस के बाके बिहारी, आंखों से काजल चुरा ले तुम्हारी। हम हैं बनारस के बाके बिहारी, आंखों से काजल चुरा ले तुम्हारी। दुनिया है नहला हम नहले पे दहला, हर बार अपना तो नंबर है पहला। आगे ससुर के नाती सुन, आगे जो निकले कोई हमसे छैला, ससुर को दे उल्टा लाफा जमाई के कुर्ते की भैया को। कुर्ते की भैया को, कुर्ते की भैया को ऊपर चढ़ाई के मस्ती में रहते हैं पनवा चबाई के। लहरे मारे मेरी जवानी, गंगा घाट का पी के पानी, गंगा घाट का पी के पानी। देखो नहीं करना नादानी, ये आग है जिसे समझे हो पानी, ये आग है जिसे समझे हो पानी। रपट गया, अरे रपट गया रे रानी, रपट गया दिल तुझ पे ओ रानी। क्यों करती है आना कानी, जानते हो कि मैं हूँ दीवानी, तुम जानते हो कि मैं हूँ दीवानी, महंगी पड़ेगी रोजा नजरें लगानी। कुर्ते की भैया को। कुर्ते की भैया को। ठुमका लगाएंगे ये धरती ही लई दे, जिसको भी चाहे उसी को नचाई दे। कथैया अरे अरे ठुमका लगाएंगे ये धरती ही लई दे, जिसको भी चाहे उसी को नचाई दे। घुमटे में चेहरा छुपाती है गोरियां, हमको जो देखे तो खनकाए चूड़ियां। बचवा अरे बचवा रे बचवा रे बचवा बचा ढोल की रंग जमई के, रख दे करजवा पे पर्ची चलई के कुर्ते की भैया को। कुर्ते की भैया को। तो अचानक बड़े पर्दे से आप छोटे पर्दे पे कैसे आ गए? वो इसलिए क्योंकि जैसे मैं चाहता था बहुत दिनों से कि मैं एक ऐसा रोल करूं जहां पर मैं हर हफ्ते घरों में घुस के एक अच्छा ऐसा कैरेक्टर पोर्ट्रे करूं टेलीविजन पे, या फॉर दैट मैटर एनी हक कहीं पे भी, जो कि आउट एंड आउट कॉमेडी हो थ्रू आउट, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। फिल्मों में ऐसा करने का खास अभी भी उतना मौका मुझे नहीं मिला, और ना ही मुझे मिलता दिखता है, क्योंकि फिल्म का एक अपना एक पैरामीटर होता है, एक बाउंड्री होती है और उस स्टोरी के हिसाब से। लेकिन एक सिटकॉम में क्या है, एक कॉमेडी टेलीविजन सीरियल में ये है कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप जोकर बन सकते हैं, बहुत चीज़ें कर सकते हैं। सो दैट्स रीजन व्हाई आई डिड दिस सीरियल। और एक्चुअली उस सीरियल में सिचुएशन ही आपकी ऐसी है कि एक घर वाली है, एक ऊपर वाली है। एग्जैक्टली वो टाइप ऐसा हो गया कि हंसते ही हैं लोग उसको देख के। कहा जाता है कि कॉमेडी के लिए एक परफेक्ट टाइमिंग की जरूरत है। जी। लोगों को रुलाना बहुत आसान है, लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं आपको? एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत इंस्पायर हो जाता हूँ। जैसे मैं
जेरी लुइस है और जिम कैरी, इस किस्म की मुझे उस किस्म की कॉमेडी अच्छी लगती है, थोड़ी लाउड और थोड़ी कैरिकेचर्ड। कोई इंडियन कॉमेडियन जिसको आप पसंद करते हो, जिसको फॉलो भी करते हैं? फॉलो तो मैं नहीं करता किसी इंडियन कॉमेडियन को, लेकिन जो मुझे पसंद है, गोविंदा बहुत पसंद है, कॉमेडी बहुत अच्छी कॉमेडी बहुत करता है, परफेक्ट टाइमिंग होती है। परफेक्ट टाइमिंग है उसकी। और एक और बड़े अच्छे कॉमेडियन है हमारे इसमें, जो कि खैर हीरो नहीं लेकिन लोग शायद उनको ज़्यादा जानते हैं कि नहीं जानते, दिनेश हिंगू उनका नाम है। हाँ। वो बहुत अच्छे कॉमेडियन है और उनकी बहुत मज़ा आता है उनकी चीज़, मतलब आई वर्क विद दैट मैन एंड आई रियलाइज दैट ही इज़ अ वेरी 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 गुड एक्टर। जगदीप, असरानी, सब। शाहरुख बहुत अच्छी कॉमेडी करता है कई बार, और अमिताभ बच्चन भी बड़ी अच्छी, तो संजीव कुमार फॉर दैट मैटर, अंगूर में देवन वर्मा, ये सब वो बड़े हैं। लेकिन फाइनली टेलीविजन सीरियल में जब मैं करता हूँ तो वही करता हूँ जो उस वक्त स्पर ऑफ द मोमेंट में मुझे याद आ जाता है, और वो कुछ भी हो सकता है। वो कई बार मैं दूसरे एक्टर की नकल भी कर देता हूँ उसमें, जो भी नेचुरल, क्योंकि कई बार घर में हो जाता है ऐसे, एक ऐसे किस्म के कैरेक्टर्स भी होते हैं जो कभी शत्रुघ्न की नकल कर दी, उसकी नकल कर दी, तो जो मेरे दिल में आता मैं कर देता हूँ वहाँ पे। इसीलिए कहा जाता है कि ऑब्जर्वेशन कलाकार के लिए बहुत जरूरी है, बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करता है वो हर चीज को। इससे कहाँ तक सहमत है आप? डेफिनेटली सहमत हूँ मैं इस चीज़ से, और इफ नॉट कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली तो करता ही रहता है, क्योंकि एक किस्म का साइकिल सा शुरू हो जाता है कि कोई अगर इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आती है तो डेफिनेटली उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। हाँ। और अच्छा कहीं ना कहीं अपने सीरियल्स में या फिल्म रोल्स में इतना तो मैं याद रख के तो नहीं करता, लेकिन जैसे अगर मैंने किसी को देख लिया तो उसको मैंने इमिटेट कर लिया एक बार, कोई इंटरेस्टिंग लगा तो कभी अगर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ और ऐसा कोई सीन आता है तो मुझे एकदम याद आ जाता है कि अरे हाँ, एक ऐसा आदमी था जो कभी मुझे मिला था, तो वो ऐसे बात करता था, तो ट्राई करता हूँ मैं करने की उसमें, लेकिन कभी फिट नहीं करता हूँ उसको, क्योंकि कई बार डायरेक्टर की चॉइस अलग होती है, उसका सीन का पूरा डिमांड दूसरा। इसी बात पर सुनते हैं हम ताल फिल्म का गाना। मुझको भिगो दिया, हाय मेरी लाज ने मुझको डुबो दिया। सावन ने आज तो मुझको भिगो दिया, हाय मेरी लाज ने मुझको डुबो दिया। ऐसी लगी झड़ी सोचूं मैं ये खड़ी, कुछ मैंने खो दिया, क्यों मैंने खो दिया। चुप क्यों है बोल तू, संग मेरे डोल तू, मेरी चाल से जाल मिला
माना अनजान है तू मेरे वास्ते, माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते, माना अनजान है तू मेरे वास्ते, माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते, मैं तुझको जान लूं तू मुझको जान ले, आ दिल के पास आ इस दिल के रास्ते। जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, इस हाल से हाल मिला, ताल से ताल मिला, ओ ताल से ताल मिला। दिल ये बेचैन वे, रास्ते पे नैन वे, जिंदगी बेहाल है, सुलझे ना ताल है, आजा सावरिया, ताल से ताल मिला, ताल से ताल। दोस्तों, आपके रेडियो की सुई है विविध भारती पर और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेल्यूलॉइड के सितारे। जैसा कि आप जानते हैं, आज के सितारे हैं अभिनेता मुकुल देव और आपसे बातचीत कर रही हैं रजिया रागिनी। शर्मीली आंखों ने नीची निगाहों ने चुपके से ये कह दिया, सनम तुम हम पे मरते हो, मोहब्बत तुम भी करते हो, मगर पोशीदा पोशीदा, मगर पोशीदा पोशीदा, सनम तुम हम पे मरते हो, मोहब्बत तुम भी करते हो। जब से हमारी आँखें हैं तब से बड़ी खाबीदा खाबीदा, बड़ी खाबीदा खाबीदा, सनम तुम हम पे मरते हो, मोहब्बत तुम भी करते हो, मगर पोशीदा पोशीदा, मगर पोशीदा पोशीदा। ख्वाब है जब से हमारी आँखें हैं तब से बड़ी खाबीदा खाबीदा, बड़ी खाबीदा खाबीदा, सनम तुम हम पे मरते हो, मोहब्बत तुम भी करते हो। इन्हीं बातों ने छीना दिल, हंसी जलवे अदा कातिल, नजर दुस्तीदा दुस्तीदा, नजर दुस्तीदा दुस्तीदा। ख्वाब है जब से हमारी आँखें हैं तब से बड़ी खाबीदा खाबीदा, बड़ी खाबीदा खाबीदा, सनम तुम हम पे मरते हो, मोहब्बत तुम भी करते हो।
आजकल मीडिया बहुत एडवांस हो गया है, जी। मतलब फिल्म का ट्रेलर आप देखते हैं तो उसी में आपको तकरीबन सारी फिल्म देखने को मिल जाती है। तो इससे फिल्मों पे असर नहीं पड़ता? लोग सोचते हैं क्यों हम थिएटर तक जाएं, जी, स्टोरी तो पता चली जाती है। एग्जैक्टली पड़ता है, क्योंकि कई फिल्में जो होती हैं जिनमें उतनी व्यूअरशिप वैल्यू नहीं होती, उनके लोग ट्रेलर्स देख के खुश हो जाते हैं कि अच्छा उस फिल्म का अच्छा गाना था, एक गाना ही अच्छा फिल्म है तो वो तो टेलीविजन पे भी देख सकता है आदमी। लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये भी है कि कई फिल्में होती हैं जो शायद जिनकी उतनी व्यूअरशिप ना भी हो, तो भी ये ट्रेलर्स को बार बार दिखाने से आदमी के साइकी में या ऑडियंसेस के दिमाग में उसका एक अच्छा सा लोगो, एक बैनर सा बैठ जाता है कि हाँ अच्छा वो फिल्म, उसके ट्रेलर्स, तो वो उसको देखने जाते हैं। और कई बार उनको गाने इतने अच्छे लगते हैं कि वो गाने के चक्कर में लोग फिल्म देखने चले जाते हैं पूरी। मतलब गानों की ज्यादा पब्लिसिटी एक तरीके से ठीक ही है। हाँ, क्यों मैं समझता हूँ नेसेसिटी है, क्योंकि अगर आप अपने गाने पब्लिसाइज नहीं करेंगे फॉर एग्जांपल, तो जो करंट सिचुएशन है बाकी सब तो करेंगे। हाँ। तो फिर आपकी फिल्म एक डमी कहलाने लगेगी या डेड हॉर्स कहलाने लगेगी कि उसके क्या बात है यार, तुम्हारी पब्लिसिटी नहीं हो रही, गानों की दिख नहीं रही, वो सिचुएशन हो जाएगी। पब्लिसिटी का दौर है मतलब Publicity। और पब्लिसिटी इस तरह से होती है कि एक ही रात में स्टार हो जाता है और एक ही रात में फ्लॉप हो जाता है, exactly। जैसे आजकल हो रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इन सब चीजों का स्टार के करियर पे तो असर पड़ता ही होगा। स्टार के करियर पे असर डेफिनेटली पड़ता है, डायरेक्टली स्टार के ही करियर पे असर पड़ता है मैं तो कहूँगा, क्योंकि और किसी के करियर पे असर नहीं पड़ता है, डायरेक्टर हो चाहे म्यूजिक डायरेक्टर हो, क्योंकि फाइनली जो ऑडियंसेस देखती है स्क्रीन पे, जो शक्ल जो चेहरा देखती है, उसी से हर चीज़ एसोसिएट करती है। और एक बहुत ही अजीब ट्रेंड है ये, हॉलीवुड में भी है और बॉम्बे में भी है। एंड पब्लिसिटी मीन्स एयर टाइम्स मीन्स मनी, तो इट्स बेसिकली अ कमर्शियल सिचुएशन। सब चीज मनी पे आके टिक जाती है, इसीलिए हमारे हीरोज हर चीज करना चाहते हैं, गा भी लेते हैं, विलेन भी बन जाते हैं, कॉमेडी भी बन जाते हैं। तो कोई ऐसा गाना, कोई ऐसा हीरो का गाना आपको पसंद है जो आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे? हाँ डेफिनेटली, जोश में शाहरुख खान का अपन बोला, ये गाना मेरे नेफ्यू को बहुत अच्छा लगता है, वो बार बार यही गाता रहता है। इसीलिए आपको भी पसंद है ये? एग्जैक्टली। अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली फेंकता है साला। अपन जब भी सच्ची बोलता है ये, उसको झूठ काहे को लगता है रे। ये उसका स्टाइल होएगा, होठों पे ना दिल में हाँ होएगा। ये उसका स्टाइल होएगा, होठों पे ना दिल में हाँ होएगा। आज नहीं तो कल बोलेगी, ए तू टेंशन काहे को लेता रे। अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली फेंकता है साला। अपन जब भी सच्ची बोलता है ये, उसको झूठ काहे को लगता है रे। एक काम कर उसको बुला, होटल में खाना खिला, समंदर किनारे ले जाके रे बोल दे खुल्लम खुल्ला। अरे मैंने उसे बुलाया तो कम कड़ी खिलाया, फिर देख के मौका मारा चौका, दिल की बात बताया रे। ये क्या बताया रे? अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली फेंकता है साला। अपन जब भी सच्ची बोलता है, उसको झूठ काहे को लगता है रे। ये उसका स्टाइल होएगा, होठों पे ना दिल में हाँ होएगा। ये उसका स्टाइल होएगा, होठों पे ना दिल में हाँ होएगा। आज नहीं तो कल बोलेगी, ए तू टेंशन काहे को लेता रे। अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली फेंकता है साला। अपन जब भी सच्ची बोलता है ए, उसको झूठी लगता है यार।
तेरा लफड़ा हटके है, सब कुछ क्लियर होके भी तू किसमें अटके है। अपन बोला तू मेरी ले, घर से भगा के ले जा, समझेगी तेरी बात को। अरे घर से भगा के ले गया था उसको आधी रात को। ये सेटिंग हुई क्या? अपन बोला तू मेरी लैला, वो बोली देखता है साला। अपन जब भी सच्ची बोलता है उसको झूठ काहे को लगता है यार। आप एक तरफ फिल्में कर रहे हैं, एक तरफ छोटे पर्दे पे भी काम कर रहे हैं, तो क्या आपको डिफरेंस लगता है? Difference between films and television is that films may, I won't say money wise, but television is more time bound. Television में time की हमेशा, हर सीरियल में टाइम की कमी होती है हमेशा। अच्छा, कमी होती है। टाइम किसी के पास नहीं होता वहाँ। और फिल्म्स में रिलेटिवली ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं चीज़ें, क्योंकि उनके पास पैसे ज़्यादा हैं and they can afford to work at a relaxed pace. बट टेलीविजन इट्स अ प्रोड्यूसर्स मीडिया आई फील, क्योंकि प्रोड्यूसर को सिर्फ उसमें ये होता है कि मैं कैसे अपने 4 एपिसोड कंप्लीट करूं मिनिमम खर्चे में और मैक्सिमम प्रॉफिट उससे मैं अपने घर पे लेके जाऊं। लेकिन जो फिल्म प्रोड्यूसर होता है उसकी मेंटालिटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। वो एक किस्म से थोड़ा सा ड्रीमर होता है कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ और एक बड़े पैमाने पे फिल्म बना रहा हूँ, और काफी पैसा लगा रहा है वो, काफी पैसा लगाता है और कोई कसर नहीं छोड़ता, ट्राइज टू कीप हिज कास्ट एवरीबडी हैप्पी। तो ये डिफरेंस है। Time is the major factor. Television is all time bound and it's all money bound basically. Plus television में advantage ये है कि you can experiment a lot. आपको experimentation का बहुत मौका मिलता है as an actor. Films में उतना शायद नहीं मिलता होगा। लोग आपको बहुत जल्दी पहचानने लग जाते हैं। एक फिल्म बनने में तो काफी वक्त लग जाता है। हाँ। और टेलीविजन में यह है कि वक्त जरूर लगता है, लेकिन आप घर घर में पॉपुलर हो जाते हैं। तो उसका एक आर्टिस्ट को फायदा जरूर होता है। डेफिनेटली हाँ, वो तो मीडिया की रीच तो टेलीविजन की बहुत अच्छी है, उसमें बहुत फायदा होता है। भविष्य की क्या प्लानिंग है आपकी? भविष्य की मेरी ये प्लानिंग है कि आई वुड वांट टू कम अप विद अ फिल्म, नॉट दैट आई वांट टू प्रोड्यूस इट और डायरेक्ट इट, बट डेफिनेटली स्टार इन अ फिल्म व्हिच इज अ वेरी सेंसिबल फिल्म। ऐसी एक फिल्म में मैं आना चाहता हूँ जिसमें जो कि एक किस्म की ट्रेंड सेटर सी फिल्म हो। ट्रेंड सेटर इन द सेंस की ऐसी बड़ी कम फिल्में बनी हमारे कंट्री में जिसमें कोई गाने नहीं रहे हो, तो मैं एक ऐसी सेंसिबल फिल्म करना चाहता हूँ जिसमें कोई गाने ना हो, पहाड़ों पे फूलों के बीच में कबड्डी नहीं खेलनी पड़े और मीनिंगफुल फिल्म जैसे बैंडिट क्वीन बनाई थी शेखर कपूर ने, उस किस्म की एक ऐसी फिल्म में मैं आना चाहता हूँ। कौन कौन है आपके फेवरेट डायरेक्टर्स? मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स शेखर कपूर हैं और महेश भट्ट हैं, तो लिस्ट में नंबर 1 है। और श्याम बेनेगल जी हैं, सत्यजीत रे बहुत मुझे अच्छे लगते हैं डायरेक्टर्स, कुंदन शाब, अजीज मिर्जा, और शायद किसी का नाम तो नहीं भूल रहा हूँ मैं। आप जिन डायरेक्टर्स के नाम ले रहे हैं मुकुल जी, ये डायरेक्टर्स एक टिपिकल सिनेमा बनाते हैं, जैसे श्याम बेनेगल हैं और अजीज मिर्जा कमर्शियल फिल्में बहुत कम बनाते हैं। जी जी। तो आपकी शुरुआत तो कमर्शियल फिल्मों से हुई है। जी, मेरी शुरुआत एक्चुअली थी दस्तक से, कमर्शियल फिल्म थी डेफिनेटली। तो अब इन लोगों को तो आपको फिल्मों में लेने के लिए तो एक आपको कुछ अलग तरीके का कुछ करके दिखाना पड़ेगा। exactly. आर्ट फिल्म जिस टाइप से होते हैं, आर्ट फिल्म तो नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जैसे जिस किस्म का ट्रेंड अभी सिनेमा का जा रहा है, यही लोग हैं, दीज आर द ओनली पीपल इन आवर फिल्म इंडस्ट्री जिनको आप इंटरनेशनली कह सकते हैं कि हाँ इनकी ये फिल्म देखिए, इनकी वो फिल्म देखिए, यही लोग हैं। क्योंकि अब जो ट्रेंड आ रहा है सिनेमा का, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा वहाँ से उनके सिनेमा और उनके मीडिया के बारे में इतना इन्फिल्ट्रेशन होता है हमारे कंट्री में, इतने चैनल्स हैं मैगजीन्स के ज़रिए, कि एट इंटरनेशनल लेवल दीज आर द ओनली डायरेक्टर्स फाइनली यू कैन नेम। एंड जैसे कोई वहाँ के ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए अगर कोई फिल्म जानी हो, या फॉर दैट मैटर किसी भी नॉमिनेशन के लिए, फ्रेंच नॉमिनेशन हो, तो यही डायरेक्टर्स हैं जिनकी फिल्में जा सकती हैं। आई डाउट कोई और कोई फिल्म भेजेगा। तो फिल्मों को जो बांध देते हैं कमर्शियल सिनेमा है, ये आर्ट सिनेमा है, ये कहाँ तक सही है? ये गलत है बिल्कुल। ये सही था 1970s 80s में, क्योंकि उस वक्त एकदम ही अलग इनकी एक पैरेलल सिचुएशन बन गई थी। चश्मे बद्दूर का था, जाने भी दो यारो, ये फिल्में अलग थी और बाकी फिल्में अलग थी, शोले, चरस और ये सब फिल्में। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जो जितनी फिल्में आती हैं जैसे रियलिस्टिक फिल्में होती हैं, बैंडिट क्वीन है, कमर्शियल सक्सेस थी, सत्या इतनी अच्छी कमर्शियल सक्सेस थी, एंड फॉर दैट मैटर ऑल दीज रियलिस्टिक फिल्म्स सब के सब कमर्शियल
इनकी अपनी अपनी जगह हैं, अपने अपने इनको मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। ये तो बहुत अच्छा होगा कि आप इस टाइप की अच्छी फिल्म करें और आपको जिस टाइप का आप रोल चाहते हैं वैसा करें, तो लोगों में एक कोहराम सा हो जाएगा कि मुकुल देव और इस टाइप की फिल्में। खाली वक्त मिलता है तो आप किस तरह से गुजारते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे खाली वक्त बहुत मिलता है। मैं कोई ज़्यादा बिजी नहीं हूँ, लेकिन जब भी खाली वक्त में मैं टेलीविज़न देखता हूँ, एक तो एडिक्शन हो गई है वो एक किस्म की, टेलीविज़न देखता रहता हूँ। वीडियो गेम्स खेलता हूँ, कंप्यूटर गेम्स, उसका बहुत शौक है मुझे। और एक्सरसाइज भी करता हूँ थोड़ी बहुत, रनिंग वनिंग के लिए चले जाता हूँ। और पूल, बिलियर्ड्स, स्नूकर्स, ये सब खेलना अच्छा लगता है। म्यूज़िक काफ़ी सुनता हूँ मैं, और बाकी दोस्त वोस्त हैं, इनमें टाइम बीत जाता है। और परिवार के साथ अपने? परिवार मेरा फ़िलहाल बॉम्बे में तो मेरी सिर्फ वाइफ है, और मेरा भाई और मेरी भाभी भी हैं, वो भी हैं, कभी उनके पास चले जाता हूँ मैं। लेकिन बाकी मेरे मॉम डैड और सिस्टर जो हैं वो दिल्ली में हैं, तो 3 महीने में एक बार हम छुट्टी लेके 10-15 दिन के लिए वहाँ चले जाते हैं। दिल्ली चले जाते हैं? होली पे, दिवाली पे, ऐसे फेस्टिवल्स वहाँ जाके टाइम बिताते हैं। तो ट्रैवलिंग का भी बहुत शौक है मुझे। कहाँ ट्रैवलिंग की आपने? इंडिया में बहुत ज़्यादा शौक है ट्रैवलिंग करने का मुझे। इंडिया में जितनी चीज़ें, जैसे केरला और गोवा और ये सब जगह, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, अमरनाथ, ये जगह मुझे जाना अच्छा लगता है। फिर लद्दाख, लेह, कश्मीर, इंडिया को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, इंडिया से बाहर भी गए हैं आप? हाँ, इंडिया से बाहर गया हूँ बहुत बहुत बार। इंडिया से बाहर जाने का मौका तो मिल ही जाता है कभी ना कभी। हाँ। प्लान्स तो बनते रहते हैं वैसे भी, कोई दोस्त जा रहे हैं, कभी शूटिंग में जा सकते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर बहुत कम लोग होते हैं जो आपके साथ जाना चाहते हैं कि वहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, तो आई लाइक दैट। इंडिया के बाहर कौन सी जगह आपको बहुत पसंद है? इंडिया के बाहर मुझे फ्रांस बहुत पसंद है। फ्रांस में मोनाको और मोंटे कार्लो, ये जगह मुझे अच्छी लगती हैं। स्विट्ज़रलैंड बहुत पसंद है, और हॉलैंड बहुत पसंद है। कभी बीवी के साथ गए आप स्विट्जरलैंड? नहीं, बीवी के साथ नहीं गया। बीवी के साथ मैं मॉरिशस गया हूँ। और बस हाँ, मॉरिशस गया हूँ मैं उसके साथ। आपकी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज? लव मैरिज। लव मैरिज है। जी। किस तरह से हुआ आपका लव? एक्चुअली वो हम साकेत में रहते थे इकट्ठे। साकेत कॉलोनी का नाम है दिल्ली में। J61 में रहता था और वो J60 में रहती थी, तो वी वर नेबर्स। और हमारे दरमियान एक वॉल थी, तो उसके आसपास रह के हम बातें किया करते थे। एकदम फिल्मी स्टाइल से? फिल्मी स्टाइल से। और आगे जाके फिर 3-5-6 साल हम ऐसे ही सब होता रहा। उसके बाद वेडिंग में कल्मिनेट हुई चीज़ें आगे लेटर स्टेज पे जाके, क्योंकि काफ़ी देर तक मैं अनएम्प्लॉयड भी था और थोड़ा राउडी भी था मैं कॉलोनी में, अपने लड़कों की थोड़ा टोली बना लेते, गैंग में और सब। तो सब में चक्कर में काफ़ी उनको परेशानी होती थी। पर ठीक है, उसके बाद शादी वादी हो गई हमारी। तो जैसे नॉर्मल वेडिंग्स होती हैं वैसे ही एक टिपिकल इंडियन वेडिंग हुई हमारी दिल्ली में। और अब उसका ये है कि वक्त के साथ साथ थोड़ा मैरिज का बीच में आ गया है। अच्छा अच्छा। पहले तो लवर्स थे, अब जरा हस्बैंड वाइफ हो गए। हस्बैंड वाइफ बन गए, और ये बड़ा मुश्किल रिलेशनशिप हो जाता है। अरे बहुत मुश्किल। पहले तो वो दिल की धड़कन होती है, और बाद में तो उनको देख के दिल धड़कन बढ़ जाती है। इसी बात पे गाना होता है आपका पसंदीदा? धड़कन। धड़कन फिल्म का। ओके। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम रहते हो। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। मेरी इन सांसों से कहते हो के हो। बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। तुम रहते हो, रहते हो।
को तो उनसे प्यार हुआ, धीरे से वो पास आए, चुपके से इजहार हुआ। अब न किसी से डरना है, संग जीना मरना है। अब न किसी से डरना है, संग जीना मरना है। बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। ठुकराया है, बस तुमने अपनाया है। दुनिया ने ठुकराया है, बस तुमने अपनाया है। दिल को कितना चैन मिला, सबने इतना सताया है। अपना है एक सपना, एक तो ही हो अपना। अपना है एक सपना, एक तो ही हो अपना। सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। जो रोल कर रहे हैं घरवाली बाहर वाली, घरवाली ऊपर वाली, जी सॉरी, तो ये दो दो औरतों के बीच में एक ही औरत से निभाना मुश्किल हो जाता है, फिर ये दो दो। इसमें एक औरत गोस्ट है और अच्छा, औरत तो फिर गोस्ट। हाँ, एक इसमें तो मेरी मतलब शादी हो चुकी है और एक पुरानी जो मेरी शादी थी वो बेचारी किसी वजह से मर जाती है और फिर वो ऊपर चली जाती और फिर वो वापस आ जाती है आत्मा बन के। तो ऐसी कहानी है, एक आत्मा है और एक रियल है और बीच में मैं हूँ। अच्छा, हर एक्टर के पसंदीदा कलाकार होते हैं, एक रोल मॉडल होते हैं कि उसको देख के उनको इंस्पिरेशन मिलती है। कोई ऐसा कोई एक्टर आपको पसंद हो? ऐसा वैसे एक तो नहीं है, बहुत है। और इंडियन सिनेमा में जैसे गोविंदा है, शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, संजीव कुमार, बहुत लंबी लिस्ट है इंडियन सिनेमा में। और बाहर के सिनेमा में अगर आप लें तो बेन किंग्सले, जेरी लुइस, जिम कैरी, रॉबर्ट de Niro, एल पचिनो, वहाँ पे भी बहुत है। आइडल्स तो बहुत रहे हैं मेरे। इनको आप अपने एक्टिंग में भी इनको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं? कोई पर्टिकुलर सीन अगर आप करते हैं तो कोई जी नहीं, इन्हें इमिटेट तो मैं नहीं कर पाता हूँ, लेकिन डेफिनेटली इनकी जो थॉट प्रोसेस है, जो इनका अप्रोच होता है एक सीन को, वो कहीं ना कहीं काम में आ जाता है मेरे। क्योंकि एक्टर का काम बेसिकली वहीं पूरा हो जाता है जहाँ पे वो एक सिचुएशन को किस तरीके से, किस नज़रिए से देखता है, वो इम्पोर्टेंट होती है। करना तो अपना अपना तरीका होता है हर किसी का, अपनी ज़ुबान होती है, अपने एक्सप्रेशंस होते हैं। तो जो मुझे जो इन चीज़ों के बारे, इन लोगों के बारे में इंस्पायर करता है, वो इनकी अप्रोच है, इनकी नज़रिया देखने का, कि ये किस नज़रिए से एक चीज़ को देखते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आपकी फैमिली में कोई फिल्म लाइन में नहीं है, आपके भाई शायद मॉडलिंग करते हैं। जी जी। तो जब आप फिल्मों में आने, हीरो वीरो बनने के लिए सोच रहे थे, तो आपके पापा तो पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने नहीं बोला कि क्या हीरो वीरो बनने का शौक है, चलो पुलिस में आ जाओ और ये अच्छी जॉब है? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एक तो स्टार्टिंग से मैंने पहले मैंने एनडीए का एग्ज़ाम भी क्लियर किया था
लेकिन एनडीए ज्वाइन नहीं की, वो दूसरी बात है। और पूरी अपनी स्कूलिंग खत्म की थी। उसके बाद मैंने पूरा अपना फ्लाइंग का करियर अच्छी तरह फॉलो अप किया था, सीपीएल लिया था, और तो एज अ प्रोफेशन मैंने वो किया था। इसीलिए माय पेरेंट्स, आई वाज नेवर वन ऑफ दोस किड्स हु स्कूल खत्म करके बोरी बिस्तर लेके बॉम्बे जा रहे हैं हीरो बनने के लिए। वो मैंने कभी नहीं किया। उस टाइप के नहीं। वो तो बाय चांस जब मैं मॉडलिंग कर रहा था तो मुझे सीरियल का एक ऑफर मिला, तो मैंने सीरियल किया। तो जब वो सीरियल दिखाया गया था टेलीविजन पे, तो आपकी फैमिली ने भी देखा? सबकी यही राय थी कि भाई फिल्मों में जाओ। हाँ, तुम करो कुछ इस प्रोफेशन में। तो आज जिस आप मकाम पे हैं, आपकी फैमिली वालों का क्या रिएक्शन है? उनको तो बड़ा अच्छा लगता है। दे हैव ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव, और उनको ये भी लगता है कि मैं अभी भी बेटर कर सकता हूँ, थोड़ा अभी जो हूँ उससे भी बेटर कर सकता हूँ। हालांकि वो इतने बिजनेस से इतने वाकिफ नहीं है, लेकिन स्टिल दे फील दैट दे हैव बीन एक्सट्रीमली सपोर्टिव सो फार। मुकुल जी, आप अपनी पसंद का कोई गाना हमारे श्रोताओं को सुनवा दीजिए। इस बार ऐसा करते हैं कि आपकी पसंद का कोई गाना सुनाते हैं श्रोताओं को। चलिए, हमारी पसंद से ही। एक गरम चाय की प्याली हो, कोई उसको पिलाने वाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो, सीने से लगाने वाली हो। मिल जाए तो मिट जाए हर गम। ताराराम पम पम, ताराराम पम पम, ताराराम पम पम, झिम पक पम, ताराराम पम पम। सुबह सुबह मैं निकलूं घर से चूम के उसकी आंखें, हर लम्हा बस याद करूं उसकी चाहत की बातें। सुबह सुबह मैं निकलूं घर से चूम के उसकी आंखें, हर लम्हा बस याद करूं उसकी चाहत की बातें। उसके लिए ओ जीना मरना और भला क्या मुझको करना। मेरे लिए खुशहाली हो, उसके बिना सब खाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो, सीने से लगाने वाली हो। मिल जाए तो मिट जाए हर गम। ताराराम पम पम, ताराराम पम पम, ताराराम पम पम, झिम पक पम, झिम पक पम, ताराराम पम पम। रात को जब मैं वापस आऊं वो दरवाजा खोले, लेके मुझको बाहों में लव यू डार्लिंग बोले। रात को जब मैं वापस आऊं वो दरवाजा खोले, लेके मुझको बाहों में लव यू डार्लिंग बोले। सच के मेरे सामने आए, सारे दिन की थकन मिटाए।
अदा निराली हो, वो मेरी घरवाली हो। चाहे गोरी हो या काली हो, सीने से लगाने वाली हो, मिल जाए तो मिल जाए हर गम। एक गरम चाय की प्याली हो। मुकुल जी, बहुत अच्छा लगा आप हमारे विविध भारती के स्टूडियो में आए। आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमसे बहुत अच्छी हमारे श्रोताओं से बड़ी अच्छी बातें की, अच्छे गीत सुनवाए और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप दिन रात चौगनी तरक्की करें, कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ें और एक बुलंदी हासिल करें। आपके लिए मैं एक शेर जरूर कहना चाहूंगी। जिंदगी के लिए एक खास सलीका रखना, अपनी उम्मीद को हर हाल में जिंदा रखना। वक्त अच्छा हो तो बन जाते हैं साथी, लेकिन वक्त मुश्किल हो तो फिर खुद पे भरोसा रखना। वाह, बहुत बहुत अच्छा था, वेरी नाइस, थैंक यू। इसी के साथ हम आपका धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। अभिनेता मुकुल देव और रजिया रागिनी की बातचीत आपने सुनी कार्यक्रम सेल्यूलॉइड के सितारे में। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में प्रस्तुति सहयोग उषा मेहता ने दिया और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। सेल्यूलॉइड के सितारे।